अलास्का का वुड फ्रॉग पूरी सर्दी बर्फ में जमे रहने के बावजूद जिंदा बच जाता है। शून्य से भी नीचे वाले तापमान पर इसकी पाचन क्रिया धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है। बर्फ के पिघलने पर मेंढक में फिर से जान पड़ जाती है और ये यूं चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या कभी इंसान भी ऐसा कर पाएंगे? जब आप किसी जिंदा जीव को जमाते हैं तो बर्फ के कण बनकर फैलने लगते हैं। इससे कोशिकाएं फटकर तरल में बदल जाती हैं। तो जम जाने के बावजूद मेंढक कैसे जिंदा बच जाते हैं? इसका जवाब है इनके खून में मौजूद एक एंटीफ्रीज और ये है ग्लूकोज। तो बेशक इनके आसपास का माहौल ठोस बर्फ वाला होता है, लेकिन इनकी सेल्स के अंदर फिर भी तरल रहता है। पर इंसानों के साथ दिक्कत यह है कि एंटीफ्रीज की इतनी मात्रा हमारी जान ले लेगी। तो इंसानों को डीप फ्रीज करने से बात नहीं बनेगी, लेकिन हाइबरनेट करने के लिए हमें इतने कम तापमान तक जाने की जरूरत शायद न पड़े। पिट्सबर्ग में डॉक्टरों ने मरीज के शरीर के तापमान को जमाव बिंदु से कुछ ही डिग्री ऊपर रखने के लिए एक बेहद ठंडे सलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने की अनोखी तकनीक विकसित की है। इस तापमान पर सेल्यूलर एक्टिविटी रुक जाती है। वुड फ्रॉग मेंढकों की ही तरह मरीज भी सस्पेंडेड एनिमेशन में पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों के शरीर को ठंडा करके उन्हें कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल कोमा में रख सकते हैं। ये बात सुनने में ठीक लगती है और इसे जरूर आजमाया जाना चाहिए। चाहे भ्रूणों को जमा दिया जाए या वयस्कों को ठंड के जरिए गहरी नींद में पहुंचा दिया जाए, सस्पेंडेड एनिमेशन हमारे कीमती इंसानों को अल्फा सेंटोरी तक की लंबी यात्रा के दौरान जिंदा रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर वहां पहुंचने पर रहने लायक माहौल ही ना हो तो क्या होगा? इंसानी वॉलंटियर्स से भरा एक स्पेसशिप 3 तारों के समूह अल्फा सेंटोरी पहुंच जाता है। क्रू उम्मीद कर रहा है कि यहां इंसान के लिए खोजी जा रही नई दुनियाओं में से एक शायद मिल जाए, लेकिन इनमें से कौन से सितारे सही ग्रह साबित होंगे? हम एक ऐसा आशियाना ढूंढना चाहते हैं जो काफी कुछ पृथ्वी से मिलता जुलता हो, क्योंकि हम इस ग्रह के हिसाब से ढल चुके हैं। हम यहाँ की ग्रेविटी के आदी हो चुके हैं, यहाँ के वायुमंडल और इसके रेडिएशन के मुताबिक ढल गए हैं। स्पेसक्राफ्ट के डिस्प्ले पर ढेर से सितारे दिखने लगे हैं और जल्दी ही ग्रहों की बाहरी सरहदें भी नजर आएंगी। इन तीनों में सबसे चमकदार का नाम है अल्फा सेंटोरी ए। इसका आकार थोड़ा बड़ा है और हमारे सूर्य के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा चमकदार है। ये स्पेस में अपने इर्द गिर्द ज्यादा गर्मी छोड़ता रहता है। इसका छोटा और ज्यादा ठंडा पड़ोसी अल्फा सेंटोरी बी इतना करीब है कि ग्रेविटी इन दोनों तारों को एक चौड़ी, धीमी और बाइनरी ऑर्बिट में खींच लेती है, जो हर 80 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं। हमारे पहले मुसाफिरों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। ग्रह दुर्लभ ही चौड़े बाइनरी सिस्टम्स के इर्द गिर्द स्थिर कक्षाएं बनाते हैं, तो यहां रहने लायक जगह मिलने की गुंजाइश कम ही होगी। लेकिन इन तीनों में से तीसरा तारा उम्मीद बंधाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ या एम ड्वार्फ स्टार है। यह इतना छोटा और कम रोशनी वाला है कि सिर्फ आंखों से पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस तरह के सितारे के इर्द गिर्द पृथ्वी जैसे ग्रह खोज लिए हैं। हमें ये पता चला है कि रेड ड्वार्फ कई मायनों में एकदम सही जगह है। वहाँ शायद बहुत सारे पृथ्वी के आकार वाले ग्रह मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिल चुका है। ये तारे के इतना नजदीक चक्कर लगाता है कि इस पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन इसके किसी संबंधी ग्रह पर ऐसा हो सकता है।
अगर हम रात में आसमान पर नजर डालें और सबसे नजदीकी एम डॉर्फ तारे, यूं कहिए कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देखें, तो मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट ऑर्बिट्स में 3 से 6 बहुत छोटे ग्रहों का एक सिस्टम नजर आएगा और उनका ऑर्बिटल पीरियड कुछ ही दिन का होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास पृथ्वी के आकार का एक ग्रह मिल चुका है। ये तारे के इतना नजदीक चक्कर लगाता है कि इस पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, लेकिन इस बात की काफी गुंजाइश है कि इसके किसी संबंधी ग्रह पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई ग्रह मिले जो पूरी तरह उपयुक्त ना हो, तो जो बहुत ठंडा हो और जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, या जिसका वायुमंडल ठीक ना हो। हमें कुदरत ने पृथ्वी पर पनपने के हिसाब से बनाया है, जहां ऑक्सीजन की एक तय मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय मात्रा है और एक खास वजन है। अगर हम किसी दूर दराज ग्रह पर उतरते हैं तो हमें अपने शरीरों को बदलना होगा ताकि हम अलग तरह के माहौल में भी जिंदा रह सके। हमें खुद में बदलाव लाने होंगे और हमें खुद में ये बदलाव बहुत तेजी से लाने होंगे। इसके लिए हमें दूसरे जीव रूपों से ऐसे जीन्स लेने पड़ सकते हैं ताकि खुद को अपनी जरूरत के गुण दे सकें। शायद यही सबसे अच्छा समाधान होगा। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए जरूरी बेहतरीन जीन ढूंढते रहे हैं और शायद वो उन्हें एक ऐसे प्राणी में मिले हैं जिसका आकार रेत के एक कण से बड़ा नहीं है। फिलहाल हम नासा में बहुत ही छोटे जीवों पर प्रयोग कर रहे हैं जिनका नाम है टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स सख्त जान जीव है। ये बेहद ठंडे तापमान से लेकर उबाल बिंदु तक के तापमान में या 10 साल से ज्यादा वक्त तक खुराक या पानी के बिना जी सकते हैं। सबसे अहम बात ये कि रेडिएशन से अपने डीएनए के क्षतिग्रस्त होने पर ये खुद ही खुद की मरम्मत कर सकते हैं। ये छोटा सा जीव हाथियों के किसी झुंड को मारने जितनी रेडिएशन से भी ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। न जाने कैसे इनका डीएनए खुद की मरम्मत करना जानता है। ठीक ऐसा ही करने के लिए हम इंसान के डीएनए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन इन छोटे छोटे जीवों के डीएनए के जरिए हम किसी ऐसे ग्रह पर कदम रख सकते हैं जो इसके रचयिता तारे के रेडिएशन से बेहाल हो चुका हो। जेनेटिक्स में बदलावों से शायद और भी बहुत कुछ हो सकता है। शायद हम कई उग्र परग्रही दुनियाओं में बस्तियां बसा सकते हैं। अगर किसी ग्रह की ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा बड़ी होगी तो शायद हमें अपनी हड्डियों की, अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना पड़े ताकि हम जब भी किसी बड़े ग्रह की सतह पर चलें तो दब के कुचले ना जाएं। हम तो शायद अलग अलग वायुमंडलों के हिसाब से भी ढल सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे ग्रह पर पहुंच जाएं जहां ऑक्सीजन का स्तर अलग हो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अलग हो, तो शायद हमें अपने मेटाबॉलिज्म की दर भी बदलनी पड़े। अब हम अपनी इवोल्यूशन प्रक्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर चुके हैं। हम जीन थेरेपी डिजाइन कर रहे हैं। हम अपनी शारीरिक बनावट को बदलने के तरीके खोज रहे हैं। अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में लेकर खुद को सितारों तक ले जाने का हमारे पास एक कमाल का मौका है। भविष्य के एस्ट्रोनॉट कैसे दिखेंगे कौन जाने, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप जैसे या मेरे जैसे नहीं लगेंगे। अगर हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास रहने योग्य दुनिया मिलती है तो जेनेटिक रूप से बदले पहले मुसाफिरों से भरा एक स्पेसक्राफ्ट उसकी सतह की तरफ रवाना कर दिया जाएगा ताकि एक नई इंसानी सभ्यता शुरू की जा सके। लेकिन एक कहीं बड़ी योजना का ये तो सिर्फ पहला चरण है। हमें मिल्की वे में और आगे तक ज्यादा तेजी से सफर करके और ज्यादा दुनियाओं को खोजना होगा। एक दिन पृथ्वी को किसी इतनी जबरदस्त कॉस्मिक घटना को झेलना पड़ेगा कि इस ग्रह पर से इंसान का नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर हमें भविष्य में भी अपना वजूद लंबे समय तक बचाए रखना है तो हम इंसानों को पृथ्वी को छोड़ना ही होगा। हमारी एकमात्र उम्मीद है एक ऐसा स्पेसशिप बनाना जो हमें दूर दराज तारों के इर्द गिर्द मौजूद नई दुनियाओं तक ले जाए। जीवन बहुत नाजुक है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा वजूद कम से कम 2 ग्रहों पर तो होना चाहिए। हमारा पहला लक्ष्य अब तक तो सबसे आसान था।
हमारे स्पेसक्राफ्ट को फ्यूजन से चलने वाले इंजन्स के जरिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 42 साल लगे। लेकिन अब शिप को और ज्यादा दूर दराज दुनियाओं को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ना होगा। क्रू को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हर गुजरते साल के साथ उनकी हालत बिगड़ती जाएगी। तो हमें और ज्यादा तेज, लगभग प्रकाश की गति की रफ्तार से जाना होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, फिजिक्स के सिद्धांत। आइंस्टाइन ने यह खोजा कि अगर आप प्रकाश की गति जितनी रफ्तार से सफर करने लगें, तो हालात थोड़े अजीब हो जाते हैं। प्रकाश की गति के नजदीक पहुंचने पर आपका मास बढ़ता है, यानी आपको चलते रहने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब आप प्रकाश के गति के नजदीक पहुंचने लगते हैं तो ईंधन मास को बढ़ाने में इस्तेमाल होने लगता है। तो जो ईंधन पहले रफ्तार को बढ़ा रहा था, अब वो उसे नहीं बढ़ाता है, अब वो सिर्फ मास को बढ़ाता है। एक समय आता है जब रफ्तार बढ़ती ही नहीं, रफ्तार बढ़ाने पर उसका वजन और ज्यादा भारी हो जाता है। हम जिस तरह की रफ्तार पर सफर करना चाहते हैं, फिजिक्स हमें वैसा नहीं करने देगी। लेकिन एक चीज है जो हमें हाइपर स्पेस से गुजारकर दूर